इस कहानी की शुरुआत 1997 वॉशिंगटन में, जहां हम केट मार्टिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बेटे जेसी को लेकर अपने माता पिता जीन और बर्निस से मिलने जा रही थी। दरअसल जेसी अपने नाना जीन के साथ शिकार पर जाने वाला था, जिसके लिए जीन भी बहुत खुश थे और वह सुबह से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उनके आते ही जीन कहते हैं कि उन्हें अपने सफर पर निकलना चाहिए, इसलिए बर्निस जल्दी से उन दोनों के लिए खाना पैक कर देती है और फिर यह दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। मंजिल पर पहुंचकर जीन एक जगह अपनी गाड़ी पार्क कर देता है और फिर वह ट्रंक से बंदूक निकालकर जेसी को देता है। थोड़ा आगे जाकर वह अपनी बंदूक को निशाने पर रखते हैं और फिर एक हिरण उन्हें नजर आया। ग्रैंडपा जीन जेसी से उस पर गोली चलाने को कहते हैं। जेसी निशाना लगाता है और हिरण को घायल कर देता है। फिर ये दोनों उस हिरण के पीछे जाने लगते हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे गए थे, लेकिन जेसी को भूख लग रही थी, इसीलिए वह एक जगह रुककर अपना सैंडविच निकालने लगता है। इस बीच जीन उससे आगे निकल गया था। वह उस हिरण को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो जेसी वहां नहीं होता। वह हिरण को मारकर जेसी को ढूंढने लगता है। इस बीच हम जेसी को देखते हैं, जिसे झाड़ियों में कोई चीज दिखती है। वह उसे अपना सैंडविच देता है, लेकिन वह चीज वहां से भाग जाती है, इसलिए जेसी उसके पीछे जाने लगता है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक अजीब सीढ़ी होती है। आसपास ना कोई घर था, ना कोई आबादी, और ऐसी किसी चीज का वहां होना बहुत ही हैरान कर देने वाला था। जंगल के बीचों बीच होने के बावजूद यह सीढ़ियां बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी हाल ही में इन्हें यहाँ लगाया हो। यह देखकर जेसी की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। उधर जीन परेशानी में जेसी को ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे जेसी का बैग मिलता है, जिसे देखकर वह और भी घबरा जाता है, क्योंकि आसपास देखने पर भी जेसी वहां नहीं था। यह जंगल है, कुछ भी हो सकता है और जेसी एक बच्चा है। दूसरी तरफ जेसी जब उन सीढ़ियों पर था तो उसे वही जानवर फिर से दिखता है जो उसे थोड़ी देर पहले दिखा था, लेकिन वह कोई आम जानवर नहीं था। इसीलिए जेसी डर कर नीचे उतर आता है और तभी अचानक कुछ अजीब से हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जेसी की चीख की आवाज उसके दादा जीन ने भी सुन ली थी, तो वह जल्दी से उसे बचाने के लिए भागता है। उसे भी अपने सामने वही रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन जेसी वहां नहीं था। तभी सीढ़ियों के पीछ से जेसी चिल्लाकर उसे बुला रहा होता है। वहां एक दरवाजा था जहां से कोई जेसी को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। जीन उसे बचाने के लिए उस चीज पर गोली चलाता है, लेकिन वह चीज जीन को भी अंदर खींच लेती है। अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम दो भाइयों जॉश और निक को देखते हैं, जो इन्हीं जंगलों में हकिंग पर जाने वाले थे। रास्ते में वह एक जगह सामान लेने के लिए रुकते हैं। वहां की स्टोर ओनर से उनकी कुछ बातें होती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यह लोग पास के जंगलों में हकिंग पर जा रहे हैं। स्टोर ओनर उन्हें सावधान करता है कि रेड मून के समय कई लोग इन जंगलों में खो चुके हैं, इसलिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जॉर्ज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, मगर निक देखता है कि उस कैफे में कई मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। वह थोड़ा घबरा जाता है। खैर, जब यह लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो रिबेका और जॉर्डन उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो एक कपल है। इस सफर पर उनका एक और साथी आने वाला था, मगर उसकी जगह डग नाम का लड़का आया, जो किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि वह कोई बात गंभीरता से नहीं लेता था। उसे बस इस ट्रिप के बारे में पता चला और वह भी चला आया। हालांकि डग पहले इनका दोस्त रह चुका है, इसलिए उसे मना भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए यह लोग अपने बैग्स पैक करके जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। 5 घंटे चलने के बाद सब थक गए थे, लेकिन रेबेका बताती है कि अभी तो वह आधा रास्ता भी नहीं चले हैं, इसीलिए वह रुककर आराम नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा और दूर जाने के बाद सब आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि निक बहुत थक चुका था। तब जोश जब निक का बैग उठाने में मदद करता है तो उसे अंदाजा होता है कि निक ने जरूरत से ज्यादा सामान बैग में भर लिया है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे सलाह देते हैं कि एक्स्ट्रा सामान वहीं छोड़ दें। जोश अपने भाई की मदद करता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। यह देखकर वह थोड़े हैरान होते हैं कि आखिर यह किसने बनाई होगी, लेकिन लड़कियों को यह जगह कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे जाकर जब रेबेका अपनी शूलेस बांधने के लिए रुकती है तो बाकी सब थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तभी रहस्यमय एक डरावनी सी औरत वहां आ जाती है। वह सीधे रेबेका की तरफ बढ़ रही थी। रेबेका ने जब उसके घायल पैर देखे तो डर के मारे अपना सिर उठाती है, लेकिन उस औरत का चेहरा तो और भी ज्यादा भयानक था और वह अजीब सी आवाजें भी निकाल रही थी। रेबेका बहुत डर गई थी, लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वह डरावनी औरत गायब थी। रेबेका भागकर अपने दोस्तों को बुलाती है। वह सब दोबारा उसी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, मगर इस बार उसके अंदर वही डरावनी औरत पहले से मौजूद थी। रेबेका चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त आगे निकल गए थे, मगर उन्होंने उसकी चीखें सुन ली। वह उसके पास जाकर देखते हैं कि रेबेका बहुत डरी हुई है। रेबेका सबको उस औरत के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन सबको लगता है कि शायद वह ज्यादा थक चुकी है, इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। डग उसकी बात का मजाक उड़ाकर थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन निक को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि उस स्टोर ओनर ने भी उन्हें यहाँ आने से मना किया था। तभी वह सब डग की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। वह भागकर देखने जाते हैं तो उन्हें जमीन पर डग के कपड़े मिलते हैं, लेकिन डग वहां नहीं होता। तभी डग पानी से निकलकर उन पर हंसने लगता है, मगर उसका यह मजाक उसी पर उल्टा पड़ जाता है जब वह देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारी लीचेस चिपकी हुई हैं। जॉर्डन लाइटर की मदद से उन्हें हटाने की
की कोशिश करती है, जिसके बाद वह सब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो बहुत ही डरा हुआ और गुस्से में था। वह आदमी किसी से बात कर रहा था। दरअसल ये वही औरत थी जिसे रिबेका ने देखा था। वह औरत सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी, जबकि वह आदमी बार बार उससे माफी मांग रहा था। यह लोग उनकी मदद करने जाते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर उस आदमी के सिर पर जाती है। उसके सिर में एक बहुत बड़ा और गहरा घाव था। अब इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, वह आदमी उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। तभी वह औरत भी उन्हें अपना चेहरा दिखाती है। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जो काफी देर से रो रहा था। बच्चे की आवाज से तंग आकर वह आदमी अपनी बंदूक निकालकर खुद पर गोली चला देता है, लेकिन वह आदमी अब भी जिंदा था। उस डरावनी औरत को देखकर रिबेका फिर से रोने लगती है। यह सब उनके लिए काफी डरावना था। तब वह औरत अपने बच्चे को एक हाथ में उठा लेती है। यह देखकर सारे दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि यह कोई इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि कोई जीव था। सब लोग बौखला जाते हैं। तब वह आदमी उन्हें बंदूक दिखाकर वहां से भागने के लिए कहता है और यह लोग वहां से निकल जाते हैं। इस हड़बड़ी में जॉर्ज से निक का पैक वहीं रह जाता है। अब यह सब एक जगह रुककर सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। निक कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जॉर्डन कहती है कि कुछ ही देर में रात हो जाएगी और उनके पास वापस लौटने का समय नहीं है, इसलिए उन्हें रात यहीं गुजारनी होगी। निक बहुत डरा और परेशान था, इसलिए वह सब पर चिल्लाता है, मगर जोश उसे शांत करने की कोशिश करता है। यह इलाका आबादी से काफी दूर था और पार्क रेंजर्स से भी इनका संपर्क नहीं हो सकता था, इसलिए मजबूरन इन लोगों को यहीं रात गुजारनी पड़ी। उसी समय डग एक खास तरह की मशरूम वाली ड्रिंक पी लेता है, जिसे वह नशे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। साफ दिख रहा था कि उसके दिमाग पर इस मशरूम का असर हो रहा है। रात होते ही सब अपने अपने टेंट्स में सोने चले जाते हैं, लेकिन जॉश कहता है कि वह बाहर बैठकर पहरा देगा। अब जब सब सो रहे थे तो तभी कोई डग का स्लीपिंग बैग खींचने लगता है। क्योंकि डग नींद में था, वह सपने में खुद को और जॉर्डन को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह अपने ऊपर एक राक्षस को देखता है जो डग के शरीर को नोचने लगता है। डग को अंदाजा भी नहीं था कि वह राक्षस उसे कितनी दूर ले आया है। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त यह आवाजें सुन लेते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि डग गायब है तो उन्हें चिंता होने लगती है। उसका स्लीपिंग बैग गायब था। वहां घसीटने के निशान थे, इसलिए वह लोग उन निशानों का पीछा करने लगते हैं। चलते चलते उन्हें डग का एक जूता मिल जाता है और फिर उसका स्लीपिंग बैग जो फाड़ा हुआ था। जॉर्डन कहती है कि जरूर यह किसी जानवर का काम होगा। निक भड़क जाता है और पूछता है किस तरह के जानवर का, मगर जॉर्डन को कोई अंदाजा नहीं था। न वहां डग था न उसकी लाश। रिबेका कहती है कि उन्हें शॉर्टकट लेकर यहाँ से निकलना होगा ताकि वह पास के रेंजर स्टेशन तक पहुंच सके। जोश कहता है कि जब तक वह डग को ढूंढ नहीं लेते उनमें से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि रिबेका नक्शा लाना भी भूल गई थी, इसलिए वह कोई भी जोखिम नहीं ले सकते थे। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वह डग होगा, इसलिए वह सब उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें वही रहस्यमयी सीढ़ियां दिखाई देती हैं जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था कि आखिर उनमें लगी लाइट्स कैसे जल रही थी। खैर जोश उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, लेकिन निक उसे नीचे आने के लिए कहता है। वह सब हैरान जरूर थे, मगर उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना था। तभी जोश को सीढ़ियों के पीछे एक दरवाजा नजर आता है और उसे अंदर किसी की आवाज भी सुनाई देती है। उन्हें लगा कि शायद यह डग होगा, इसलिए वह अंदर जाने का फैसला करते हैं। जोश जोर लगाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वह सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। निक उसकी मदद करने के लिए नीचे जाता है। वह देखते हैं कि यह जगह बहुत बड़ी है, जिसे देखकर वह दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। दोनों लड़कियां उन्हें ऊपर आने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी उन्हें फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए यह लोग उस आवाज का पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बच्चा मिलता है जो डर के मारे एक कोने में बैठा हुआ था। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जैसी था, जो आज से 20 साल पहले गायब हो चुका था। जैसी कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना वह हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता हमेशा बदलता रहता है। जोश और निक कहते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता आता है। खैर ये लोग आगे बढ़ते हैं। एक जगह छोटा जैसी रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ देखा। जब जोश और निक उसके पास आए और सामने की तरफ रोशनी की, तो उन्होंने भी एक भयानक जीव को देखा। सब लोग भागने लगे और अंत में वह उस दरवाजे के करीब पहुंच गए। जोश कहता है कि शायद वह चीज चली गई है, मगर अचानक पीछे से हमला करके वह राक्षस जॉश को मार देता है। निक अपने भाई को नहीं बचा सका, मजबूरन उसे भी बाहर आना पड़ा। वो बहुत दुखी था। उसके साथ अब जैसी भी बाहर आ चुका था। अपने भाई की मौत से निक पूरी तरह टूट चुका था। दोनों लड़कियां उसे भागने के लिए कहती हैं, मगर निक वहीं लेट जाता है। तभी वह राक्षस जोर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अपनी जान बचाकर इन लोगों को वहां से भागना पड़ा। भागते भागते निक एक गड्ढे में गिर जाता है। जहां बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, वहां उन्हें डग की लाश भी मिलती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह वहां से निकलना था, इसलिए वह बिना रास्ता देखे वहां से भागने लगते हैं। तभी रिबेका एक ट्रेलर देखकर रुक जाती है जो वहां पार्क किया हुआ था। वह चारों जल्दी से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही रिबेका अंदर जाने वाली होती है, वह राक्षस उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ कर पाते, वह राक्षस
राक्षस उनकी आंखों के सामने रिबेका को मार देता है। रिबेका का खून देखकर निक को अंदाजा हो जाता है कि अब वह नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वह जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है। जैसी कहता है कि यह राक्षस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह हमेशा भूखा रहता है और उसे अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिकार करना पड़ता है। एक बार जब वह किसी इंसान की गंध सूंघ ले तो उसे मारकर ही छोड़ता है। निक जैसी से पूछता है कि वह जिंदा कैसे बचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाए वह राक्षस जोर जोर से ट्रेलर को हिलाने लगता है। ये लोग डरे हुए थे, उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा वरना यह राक्षस उन्हें भी मार डालेगा। तभी निक अपने भाई की मौत पर रोने लगता है। वह कहता है, मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया, कायरों की तरह बस देखता रहा और अपनी जान की परवाह करता रहा। शायद मैं उसे बचा सकता था क्योंकि उसने हमेशा मेरा साथ दिया है। जॉर्डन उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम अब भी हमें बचा सकते हो। यह सुनकर निक थोड़ा शांत हो जाता है। जब वह लोग बात कर रहे थे तभी जैसी उन्हें अपना नाम बताता है और तब निक को अंदाजा होता है कि जैसी वही लड़का है जो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था, क्योंकि निक जैसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। यह सब सुनकर उन्हें यकीन नहीं होता क्योंकि निक तो बड़ा हो चुका है मगर जैसी की उम्र अब भी वैसी ही है। तब जिसे बताता है कि जब वह उस लाल दरवाजे के पार गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और डायमेंशन में आ गया हो। वह बताता है कि उन्हें कई बार वहां से निकलने के रास्ते मिले लेकिन वह कभी बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि वह राक्षस हमेशा उनके इंतजार में रहता था और वह दरवाजा अपनी जगह बदलता रहता था। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसी ने शायद टाइम ट्रैवल किया या उसके लिए समय बहुत धीमा गुजरा। यकीन करना मुश्किल था मगर इस फिल्म में बहुत कम सवालों के जवाब मिलते हैं। कुछ देर बाद जॉर्डन को एहसास होता है कि बाहर शांति है। शायद वह राक्षस अब यहाँ से जा चुका है, इसलिए उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। निक उसे रोकता है लेकिन जॉर्डन समझाती है, हम हमेशा के लिए यहाँ छिप कर नहीं रह सकते। ड्राइवर के कैबिन से जॉर्डन को एक राइफल मिलती है, साथ ही कुछ बुलेट्स भी। अब निक और जॉर्डन बाहर जाते हैं जबकि जैसे ही कुछ बर्तन बाहर फेंकता है ताकि वह राक्षस आकर्षित हो। जैसे ही वह राक्षस उनकी तरफ मुड़ता है जॉर्डन की बंदूक जाम हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वह एक गोली राक्षस पर चलाती है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और वह एक ही झटके में जॉर्डन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। निक जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि वह राक्षस अंदर ना आ पाए। निक बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया था। अब उसे राक्षस से बदला लेना था। वह एक गैस सिलेंडर और लाइटर उठाता है और जैसी से कहता है कि उसके बाहर जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर दे। वह बाहर जाकर उस गैस कैन को दूर फेंकता है जिससे वह राक्षस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और जैसे ही वह पास आता है निक उसकी तरफ लाइटर फेंकता है जिससे वह राक्षस जलने लगता है। आखिरकार वह राक्षस वहां से भाग जाता है। शायद वह जलकर खत्म भी हो गया हो। निक देखता है कि वह रहस्यमयी सीढ़ियां भी अब जल रही थी। तभी जैसी उसके पास आकर कहता है कि मुझे घर जाना है और सुबह होते ही हम दोनों को पुलिस के पास देखते हैं जो उन्हें बचाने आई थी। पुलिस भी यह जानकर हैरान थी कि जैसी वही बच्चा है जो आज से 20 साल पहले गायब हुआ था। तभी जैसी की माँ और नानी उससे मिलने आती हैं। वह लोग एक दूसरे को देखकर हैरान भी थे। काफी कुछ बदल चुका था मगर जैसी वैसा का वैसा ही था। जैसी अपनी माँ से माफी मांगता है। असल में जैसी के साथ उसका ग्रैंडपा भी उस डायमेंशन में चला गया था मगर वह बच नहीं सका। पुलिस की पूछताछ के बाद निक को छोड़ दिया जाता है और फिल्म के अंत में हम दोनों दोस्तों को एक साथ देखते हैं जो अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।